हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइंग डिक्लेरेशन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से है। इसको हम मृत्युकालीन कथन भी कहते हैं। ठीक है। सेक्शन 32 से ये रिलेवेंट टॉपिक है। देख लेते हैं, हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इसके जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इसके एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि अपवाद के तौर पे जाने जाते हैं। सेक्शन 32(1) के बारे में हम जानकारी लेंगे, और लीगल मैगजीम्स क्या क्या है इससे रिलेटेड जिन पे ये बेस्ड है हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। केस लॉस क्या है, ठीक है। और एक एसेंशियल्स भी है इसके अंदर, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एलिस्ट्रेशंस क्या क्या है, और वन लाइनर फैक्ट लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको इस चीज के बारे में एक पूरी जानकारी मिल जाए और लास्ट तक आप कनेक्ट हैं। ठीक है। थोड़ा सा एक हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूँ कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के अंदर हम आपको वन लाइनर नोट्स है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स है, लीगल नॉलेज है। तो ये सारी चीजें जो है हम आपको प्रीलिमिनरी में कोर्स प्रोवाइड करते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में हम आंसर राइटिंग प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जजमेंट राइटिंग, लीगल वर्ड्स, ये सारी चीजें जो है हम आपको मेंस एग्जामिनेशन में, अगर आप कोर्स ले परचेस करते हैं या लेते हैं या ऑफलाइन आते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमको प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, जनरल प्रिंसिपल्स क्या होता है कि एज ए जनरल रूल ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 60 ये बोलता है कि जो भी ओरल एविडेंस है वो हमेशा डायरेक्ट आने चाहिए। मतलब कोर्ट के सामने जो है वो एविडेंस डायरेक्ट प्रेजेंट किए जाने चाहिए। ये एक जनरल रूल है। ठीक। जनरल रूल के बाद में इस चीज में हम आगे देखते हैं कि ए फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय द ओरल एविडेंस मस्ट डायरेक्ट बाय द पर्सन हु हैज गॉट द नॉलेज बिफोर द कोर्ट। इसका मतलब हम ऐसे समझेंगे कि एक पर्सन है, अगर वो कोई एविडेंस में अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है, तो कोर्ट ये चाहेगी कि वो स्टेटमेंट खुद ही आके रिकॉर्ड कराए। ठीक। तो जस्ट बिकॉज ही हैज टू टेक ओथ, और ऐसा क्यों होता है, डायरेक्ट एविडेंस कोर्ट क्यों मांगती है, क्योंकि जिस पर जो पर्सन जो है वो रिकॉर्ड करवा रहा है एविडेंस, उस पर्सन को ओथ पे रिकॉर्ड करवाने पड़ते हैं, और अपोजिट पार्टी को उस पर्सन के क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाए। इसलिए ये जनरल रूल जो जनरल प्रिंसिपल है, इसीलिए ये चीज ऐसा है कि ओरल एविडेंस ऑलवेज मस्ट बी डायरेक्ट, यानी कि कोर्ट के सामने डायरेक्ट प्रेजेंट किए जाने चाहिए उस पर्सन के द्वारा जिस पर्सन ने उन्हें देखा है या जिस पर्सन ने उन्हें सुना है। ठीक है। एक इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कि ए जो है वो मर्डर किया जाता है बी के द्वारा। ठीक है। यानी कि बी ने जो है ए का मर्डर किया। अब सी एक बाय स्टैंडर्ड था, यानी कि सी पास में खड़ा था ड्यूरिंग मर्डर। ठीक है। जब ए का मर्डर कर रहा था तो सी पास में खड़ा था। तो सी सारी कंडीशंस को देखता है, जितनी भी सर्कमस्टांसेस थी वहां पे उन सब चीजों को देखता है, और अपने आंखों से वो देखता है कि हाँ बी ने जो है ए का मर्डर किया है। तो सी यहाँ पर बाय स्टैंडर्ड है। तो सी के पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है। फर्स्ट हैंड नॉलेज का मतलब सी खुद वहां पर खड़ा था, और सी खुद वहां पर खड़े होकर सी ने ये चीज देखी है कि बी ने ए का मर्डर किया है। ठीक। ये स्टेटमेंट जब कोर्ट में एडमिसिबल करवाने होते हैं किसको, सी को। ठीक है। तो सी कोर्ट में जाता है और डायरेक्टली जो उसने देखा है सारी चीजें वो वहां जाके एडमिसिबल करवाता है, कोर्ट के अंदर अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है। तो सी यहाँ पर सी को जो है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज कहा जाएगा। ठीक है। सेम कंडीशन में अगर यहाँ पर सी जो है वो डी को बोलता कि हाँ मैंने देखा था कि बी ने जो है ए का मर्डर किया है। अब सी अगर यहाँ नहीं होता और डी सी की जगह जाता कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में जाके डी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता, तब यहाँ पे ये चीज हो जाती कि भैया डी जो है, डी ने किससे सुना है, सी से सुना है। तो डी जो है वो सेकंड हैंड नॉलेज हो जाता है। इसीलिए हमेशा कोर्ट जो है प्रिफर करती है कि आप जो है हमेशा एविडेंस, ओरल एविडेंस अगर कोई पेश कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के समक्ष, तो वो हमेशा डायरेक्ट होने चाहिए। इसलिए ये जनरल रूल है। ठीक है, कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ठीक। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसी चीज का एक एक्सेप्शन आता है कि एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल इज हियर्स एविडेंस। ठीक है। अब हियर्स एविडेंस क्या होता है, हियर्स एविडेंस वही चीजें होती हैं जो आपने देखी हो, सुनी हो। ठीक है। तो ये एक तरह से हियर्स एविडेंस है। हियर्स एविडेंस जनरली एक्सक्लूड फ्रॉम द एविडेंस ऑन द ग्राउंड्स। क्यों एक्सक्लूड होता है, देखिए,
हमने लास्ट वाले में देखा था कि बी ने मर्डर किया ए का, ठीक। सी ने उसको देखा, सी कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सी अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है तो उससे स्टेटमेंट ओथ पे लिए जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जब उससे ओथ पे लिए तो सेकंड चीज ये होती है कि अपोजिट पार्टी का जो एडवोकेट है वो सी को क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, क्योंकि सी ने देखा है डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट एविडेंस है एक तरह से। तो ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है। अब सेम चीज यहाँ पर क्या हो रही है कि अगर उसी केस में अगर डी जाता तो डी ओथ नहीं, ओथ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवा सकता था। क्यों? क्योंकि उसने तो सुने हैं, किससे? सी से सुने हैं, ठीक। सेकंड चीज क्या होगी कि अदर पार्टी हैज नो अपॉर्चुनिटी क्रॉस एग्जामिन। अब डी को क्रॉस नहीं कर सकते, कौन? ए की साइड वाले। क्यों? क्योंकि डी ने देखा ही नहीं है। डी तो सिर्फ इतना सा बोलेगा कि भैया मैंने तो सी से सुना है, सी से सुना है। अब ना वो ओथ पे दे पाएगा और ना उसको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। और सेम कंडीशन थर्ड वाली आ जाती है कि अब डी अगर यहाँ पर झूठ भी बोलता है तो इम्यून फॉर ऑल द पेनल्टीज। अब उसको इम्यून किया जाएगा कि वो भैया आप इस चीज से इम्यून है, ठीक है। कि अब आपके ऊपर कोई चार्जेस, फॉल्स चार्जेस नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि डी ने जो है वो सी से सुना है, तो सी ने देखा और डी ने वो स्टेटमेंट कोर्ट में आके रिकॉर्ड किए। तो यहाँ पर डी की जो वो रहेगी वैल्यू, वो उसके एविडेंस की, हियर से एविडेंस की वैल्यू रहेगी। हियर से एविडेंस क्यों? क्योंकि उसने सी से सुना। तो इसीलिए जो है हियर से एविडेंस को कोर्ट जनरली एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनको ओथ पे नहीं लिया जाता है, अपोजिट पार्टी क्रॉस नहीं कर सकती है, और जो पर्सन हियर से एविडेंस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है कोर्ट के अंदर वो इम्यून रहता है सारी पेनल्टीज से, ठीक है। उस पे एविडेंस के फॉल्सिफिकेशन का चार्ज वगैरह ये बहुत सारी चीजें हैं, वो उनसे सबसे इम्यून हो जाता है। इसीलिए जो है हियर से एविडेंस जनरली एक्सेप्ट कोर्ट नहीं करती है। लेकिन फॉर द जस्टिस, नेसेसिटी ऑफ द जस्टिस, ये थ्योरी जो है हियर से एविडेंस वाली, वो बेस्ड है नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब कहीं ना कहीं आपको जरूरत है इस चीज की, है ना? क्यों? ताकि जो बायसनेस है वो ना हो सके। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर, बाई चांस मान लीजिए कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बने जिनमें कोई बायस स्टैंडर्ड ना रहा हो, ठीक है, या कोई ऐसा एविडेंस रहा ही ना हो डायरेक्ट एविडेंस, तो आप कहीं ना कहीं वहां इनडायरेक्ट एविडेंस लेंगे। इनडायरेक्ट एविडेंस मतलब कहीं ना कहीं सेकंड हैंड नॉलेज आप वहां पर लेंगे, सेकंड हैंड नॉलेज लेंगे। इसीलिए इन कंडीशंस में, लेकिन आपको अब जस्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हियर से एविडेंस के लिए नेसेसिटी जरूरी है उसकी, और स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है हियर से एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल किया जाता है, ठीक। ये चीज यहाँ तक हमने एक चीज ये देखी कि हमने जनरल रूल देखा। जनरल रूल से हमने ये समझा कि कोर्ट के अंदर ओरल एविडेंस अगर एडमिसिबल करवाने हैं किसी भी पार्टी को तो वो डायरेक्ट ही एडमिसिबल होने चाहिए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हैंड नॉलेज, जिसने देखा वो ही एडमिट करवाए, अदरवाइज जो है वो एडमिट नहीं होंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि नेसेसिटी, केस की नेसेसिटी देखी जा रही है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसे देखे जा रहे हैं, तो उस वजह से जो है वो सेकंड हैंड नॉलेज भी आप कोर्ट में एडमिसिबल करवा सकते हैं। तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम सेक्शन 32 पे आते हैं। 32 प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडिंग हियर्स एविडेंस दैट ए पर्सन हु हैज अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स बट बिकॉज ऑफ इट्स डेथ, ठीक है। यहाँ पर जो हमने सी देखा था, अगर सी की डेथ हो जाती है, ठीक है, सी की अगर डेथ हो जाती है, इज नॉट एबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, और सी जो है कोर्ट के सामने नहीं लाया जा सकता, देन हिज नॉलेज, तो जो सी को पता है वो हमको कोर्ट तक पहुंचाना है, ठीक है। तो सी की जो नॉलेज है, हिज नॉलेज शुड बी ट्रांसमिटेड टू द कोर्ट, ठीक है, वो कोर्ट तक ट्रांसमिटेड होनी चाहिए थ्रू सम अदर पर्सन, ठीक है। तो अदर पर्सन के थ्रू वो ट्रांसमिट होनी चाहिए। सो द पर्सन हु शेयर द नॉलेज कंसिडर्ड एज ए बेस्ट एविडेंस। यहाँ पर अब डी ने जो नॉलेज शेयर की है किसको? कोर्ट को। तो अब वो है बेस्ट एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल की जाएगी, ठीक है। ये समझ में आया? 32 ये बोलता है कि 32 जो है हियर से एविडेंस का एक एक्सेप्शन है, ठीक।
that a person who has a first hand knowledge of the facts but because of his death. ए बी सी जो था, सी के पास में नॉलेज थी, ठीक है, लेकिन सी जो है वो डेड हो गया, जा नहीं सकता कोर्ट, अपने जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं करा सकता। तो अब वो है उसकी नॉलेज जो है वो कोर्ट को ट्रांसमिट की जाएगी, और ट्रांसमिट जो है वो अदर पर्सन के थ्रू की जाएगी। सो द पर्सन हु शेयर द नॉलेज कंसिडर्ड एज ए बेस्ट एविडेंस। अब आगे देखिए, अब मेन सेक्शंस पे आते हैं उनके, उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस, ठीक है, जिनको विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया जा सकता। चार कंडीशंस ऐसी हैं, अगर वो किसी पर्सन के साथ में है तो उन्हें कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए, यानी कि उनके स्टेटमेंट एडमिसिबल होंगे, लेकिन कब होंगे? वो इन 8 कंडीशंस के थ्रू होंगे, अगर वो इनके बारे में है, ठीक है। और इन 8 कंडीशंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 कंडीशन जरूरी है कि जो पर्सन है जिसके ये 8 कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि जिसके स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होंगे, रिलेवेंट माने जाएंगे, या तो वो डेड हो, ठीक है, या हु कैन नॉट बी फाउंड, जो मिल नहीं रहा हो, या हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, जो एविडेंस दे नहीं सकता हो, या हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, मतलब उसकी अटेंडेंस जो है वो विदाउट एनी डिले और एक्सपेंसेस के नहीं दी जा सकती। ठीक, तो ये 4 कंडीशंस ऐसी थी कि इन 4 कंडीशंस के अंदर अगर वो पर्सन कैटेगराइज हो रहा है तो फिर उसके स्टेटमेंट रेलेवेंट होंगे। लेकिन उन 4 कंडीशंस जो है, अब ये 4 कंडीशंस इन 8 कंडीशंस पे डिपेंड होनी चाहिए कि वो जो पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, जो मिल नहीं पा रहा है, इनकेपेबल हो गया है, उसकी बिना डिले या बिना एक्सपेंसेस की उसकी जो है प्रेजेंस कोर्ट में नहीं दी जा सकती, तो वो उसके स्टेटमेंट जो है या तो उसकी डेथ से रिलेटेड होने चाहिए तो रेलेवेंट होंगे, या उसके कोर्स ऑफ बिजनेस में हो तो रेलेवेंट होंगे, और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मेकर, अगर इंटरेस्ट ऑफ द मेकर के हैं तो रेलेवेंट होंगे, पब्लिक राइट और कस्टम से रिलेटेड अगर हैं तो रेलेवेंट होंगे, ठीक है, अगर किसी रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस के बारे में अगर होंगे तो रेलेवेंट होंगे, ठीक है, इन विल डेट रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स, अगर कोई फैमिली अफेयर्स है उसके बारे में है तो रेलेवेंट होंगे, और डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू सेक्शन 13A, सेक्शन 13A में दे रखा है कस्टम्स वगैरह इन सब चीजों के बारे में, तो अगर उसके बारे में अगर उसके स्टेटमेंट है तो रेलेवेंट होंगे। अगर सेवरल पर्सन्स के बारे में है तो उस चीज से वो रेलेवेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, अब मेन सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन क्या बोलता है कि केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ ए रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड। ठीक, अब यहाँ पर वही 4 कंडीशंस हैं जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है। 4 कंडीशंस कौन सी, कि हु इज डेड, हु इज कैन नॉट बी फाउंड, हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, ठीक है, हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस विच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, मतलब उस केस की परिस्थितियों के अंदर, ठीक है, वो कोर्ट के सामने उसको पेश नहीं किया जा सकता। तो अगर वो कोई स्टेटमेंट पर्सन दिए हैं उसने, तो वो उसके स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंट माने जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर सेक्शन 32(1) आता है, यही सेक्शन है जिसके बारे में हमने टॉपिक बनाया है, और इसी को डाइंग डेक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या हो गया, व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय पर्सन, ठीक है, जो स्टेटमेंट जो है वो मेड बाय पर्सन एज टू हिज डेथ, कॉज ऑफ हिज डेथ, और एज टू एनी सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, ठीक है, या तो उसकी डेथ के बारे में हो, है ना, डेथ मतलब उसका कारण। अब यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, कॉज ऑफ इट, कॉज ऑफ हिज डेथ और एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, विच रिजल्टेड इन इन हिज डेथ। अब कॉज ऑफ डेथ और रिजल्टेड इन डेथ में दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर कॉज ऑफ हिज डेथ का मतलब कहीं ना कहीं कारण से है, ठीक है, और यहाँ पर रिजल्टेड इन डेथ का मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, यानी कि जो सर्कमस्टांसेस हैं उन सर्कमस्टांसेस के अंदर उसकी डेथ होनी चाहिए,
ठीक। सरकमस्टांसेस जो है पूरी मतलब आप देखिए कि अगर पर्टिकुलर बाई चांस अगर किसी पर्सन की मौत हो रही है, डेथ हो रही है, ठीक है, अगर उसको पॉइजन दिया तो उसकी डेथ का रीजन क्या हो गया, उसको पॉइजन दिया है। लेकिन हो सकता है किसी कंडीशन में जैसे डाउरी डेथ हो रही है, कोई फीमेल है वो सुसाइड कर रही है, अटेम्प्ट कर रही है, तो उन कंडीशंस में क्या होता है कि जनरली जो है सुसाइड हुआ, तो सुसाइड में आपके सर्कमस्टांसेस देखी जाएंगी कि किन सर्कमस्टांसेस की वजह से उसकी डेथ हुई है। तो जैसे अगर कोई वुमेन की डेथ हो रही है ड्यूरिंग 7 ईयर ऑफ मैरिज, मतलब एक महिला है 7 साल के अंदर उसकी डेथ हो रही है, तो वो डेथ का कारण कहीं ना कहीं सुसाइड करना था। लेकिन परिस्थितियां क्या थी उसके पीछे, कि सास जो है उससे वो कहीं ना कहीं दहेज मांग रही थी, ठीक है, हस्बैंड क्रुएल्टी कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं उसके सर्कमस्टांसेस है। तो ये चीज जो है वो इसमें इंक्लूड होगी, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। ठीक। उसके बाद आगे देखिए, इन केसेस इन विच द कोज ऑफ दैट पर्सन डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। अब ये इसके एसेंशियल है। हाँ, आगे आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि इसके एसेंशियल्स क्या है। ठीक है। तो मोटा मोटा सेक्शन ये था कि एक पर्सन है जिसकी चार चीजें हैं, या तो वो मिल नहीं रहा है, हु कैन नॉट बी फाउंड है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है, और जिसकी अटेंडेंस जो है प्रोक्योर नहीं की जा सकती। ये चार व्यक्ति के पर्सन है, ये चार रीजंस है, और ये एट उसके स्टेटमेंट है कि इनके बारे में अगर वो स्टेटमेंट देता है तो वो रिलेवेंट होगा। ठीक है। 32(1) हमने देखा कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है। अब उसके बाद हम आते हैं कि 32(1) के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। ठीक है। टू whom द स्टेटमेंट इज टू बी मेड इन इट्स फॉर्म। किस इंसान को उसने स्टेटमेंट दिए हैं मरते वक्त, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन के दौरान। हो सकता है वो कोई डॉक्टर हो, ठीक है, कोई फ्रेंड हो, नियर रिलेटिव हो, ठीक है, कोई मैजिस्ट्रेट हो, एनी मैजिस्ट्रेट, या कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसका एक एसेंशियल एलिमेंट है कि टू whom द स्टेटमेंट इज टू बी मेड इन इट्स फॉर्म, किसको दिया गया और किस तरीके से दिया गया। एक ये भी आवश्यक तत्व है डाइंग डिक्लेरेशन को चेक करने के लिए, तभी जो है उस पर्सन के स्टेटमेंट रिलेवेंट माने जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिए हैं उस पर्सन की डेथ होना कंपलसरी है। द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड, अदरवाइज वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। ठीक है। थर्ड चीज आती है, स्टेटमेंट मस्ट रिलेट्स टू कॉज ऑफ हिज डेथ, या तो उसकी डेथ का रीजन बता दे, या फिर किन सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई है वो बता दे, है ना, दोनों में से एक चीज वो बता दे। फोर्थ वाला है, द कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। जब कोर्ट के सामने ट्रायल चलेगा तो कोर्ट के सामने ये चीज आनी चाहिए कि उसकी डेथ क्यों हुई। तो ये मस्ट बी इन क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर यही है कि किस वजह से या किस परिस्थिति में उसकी डेथ हुई है, वो क्वेश्चन में है कि डेथ हुई क्यों। ठीक है। तो ये चार इसेंशियल एलिमेंट्स हैं सेक्शन 32(1) के, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन में हम देखते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है एक मैगजीन पे बेस्ड है, नेमो मेलिट्यूरस प्रो एस टू मीट्यूर मेंट्रिंग। ठीक है। ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद ए लाई इन हिज माउथ। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुंह में चोट के साथ नहीं मिलेगा। ये मैगजीन जो है प्री के सबसे इंपॉर्टेंट है, प्री के अंदर ये मैगजीन पूछी जाती है, और प्री में आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए ये जो मैगजीन है ये कौन से सेक्शन से रिलेवेंट है। तो ये सेक्शन 32(1) से रिलेवेंट है, जो कि क्या है, टाइम डेक्लेरेशन। ठीक है। उसके बाद एक जो है फ्रेज बोला था, वेर वर्ड्स आर स्कैर्स दे आर सेल्डम स्पेंट इन वैन, दे ब्रीथ द ट्रूथ दैट ब्रीथ देयर वर्ड्स इन पेन। ठीक है। एक स्टेटमेंट है जो कि बोला गया था, इसका मतलब भी यही था कि वे सच बोलते हैं जो कि तकलीफ में बोलते हैं। ठीक है। तो ये मैगजीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, प्री के अंदर भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि रिलेवेंट सेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। इफ द पर्सन मेकिंग द डिक्लेरेशन चांसेस टू लीव, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था, है ना, हम ये मान के चलते हैं कि वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था, लेकिन वो बच गया, यानी कि एट प्रेजेंट कंडीशन वो जिंदा है, तो उसकी जो स्टेटमेंट है अब वो जो है डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे
इनएडमिसिबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके एडमिशन जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे इनएडमिसिबल हो जाएंगे। फर्दर उसके स्टेटमेंट जो है वो सेक्शन 157 के अंदर कॉर्पोरेशन में काम आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। उसके बाद देखिए, सच स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम अंडर सेक्शन 145। अब जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा था, डायरेक्ट डिक्लेरेशन जिसको हम बोल रहे थे, अगर वो बच गया तो उसके सेक्शन 157 में कोरोबोरेशन के थ्रू काम आ सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन 145 के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट के अंदर भी वो चीज काम आ सकती है। आपको उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है या उसके स्टेटमेंट्स को, तो 145 के अंदर भी वो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन के लिए काम में आ सकते हैं। उसके बाद ये सेक्शन 6 रजिस्ट्री, उसमें भी इंक्लूड हो सकते हैं। सेक्शन 8 जो है उसमें भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो सकता है। एक और चीज देखिए कि अगर ए पर्सन है वो चाहता है कि टू प्रूव ए डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, कि बी ने जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन दी है, तो ए को यहाँ पर बी की डेथ प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो डेथ कहाँ प्रूव करनी पड़ेगी? सेक्शन 104 के अंदर। तो सेक्शन 104 भी इसके अंदर रेलेवेंट है। अब सेक्शन 104 के बाद सेक्शन 136 आता है जो कि एडमिसिबिलिटी के बारे में बात करता है। तो ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो क्या चीज एडमिसिबल करता है और क्या चीज एडमिसिबल नहीं करता है। ठीक, तो ये रेलेवेंट सेक्शन थे कुछ इसके बारे में। और उसके बाद देखते हैं कि क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, एक इसका रेलेवेंट केस है। पाकलारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, ये भी इसका रेलेवेंट केस है। रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये भी इसका रेलेवेंट केस है। ठीक है, कुशल राव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इसका केस है। और कोसा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, तो ये कहीं ना कहीं चार पांच केसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं इस चीज को। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज मर्डर्ड बाय बी। ठीक है, और A dies of injury received in the transaction in the course of which she was ravished। ठीक है, A का क्या मर्डर B के द्वारा किया गया, ठीक है, या फिर A इंजुरी के थ्रू, ठीक है, मरी है। ठीक है, और A dies injuries received in the transaction in the course of which she was ravished। ठीक, द क्वेश्चन इज वेदर शी was ravished by B। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि क्या बी के द्वारा रेविश की गई है, और द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज किल्ड बाय बी, या बी के द्वारा किल्ड की गई है अंडर सर्कमस्टांसेस दैट सूट वुड लाइट अगेंस्ट बी बाय एज विडो। ठीक है, अब बी के अगेंस्ट किसने फाइल किया? ए की वाइफ ने। ठीक है, स्टेटमेंट मेड बाय ए एज टू द कोज ऑफ हिज और हर डेथ, referring respectively to the murder, the rape, and the actionable wrong under consideration are relevant fact। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वाइफ के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट माने जाएंगे, क्योंकि ए ने जो है मरते वक्त उसकी वाइफ को ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन हो गया। आगे देखते हैं, वन लाइनर फैक्ट देखते हैं कि द डॉक्ट्रिन ऑफ डाइरेक्ट डिक्लेरेशन फाउंड अंडर सेक्शन 32(1)। ठीक है, सेक्शन 32(1) के अंदर जो है वो डॉक्ट्रिन है, गिवन है। उसके बाद देखते हैं कि एक मैगजीन पे बेस्ड है, जैसे पहले बताया था कि मैन नॉट मीट हिज मेकर विद ए लाई इन हिज माउथ। ठीक है, तो नेमो मेरिट्यूरस प्रोसिम्यूटिव मेंट्री। ठीक है, ये एक मैगजीन है, लीगल मैगजीन है, लैटिन मैगजीन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला, डाइंग डिक्लेरेशन में बी मेड टू एनी पर्सन। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन आप जो है किसी भी पर्सन को दे सकते हो, चाहे वो डॉक्टर हो, मैजिस्ट्रेट हो, फ्रेंड हो, और नियर रिलेटिव। ठीक है, ये चीज हमने कहाँ देखी थी? ये चीज हमने एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर देखी थी। फिर अंडर सेक्शन 32, 32 में क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु इज डेड। ठीक है, उस पर्सन के स्टेटमेंट जो कि डेथ है बी एडमिसिबल मस्ट रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ। ठीक, अब जो व्यक्ति मर रहा है, जो व्यक्ति अपने मरते दौरान ड्यूरिंग हिज डेथ अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो उसकी डेथ के बारे में ही होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि वो पर्टिकुलर 10 साल पहले अगर कोई व्यक्ति मरा था तो वो उसकी डेथ के बारे में बता रहा है कि नहीं यार, वो उसने जो है वो बी ने उसको ए को मारा था जो कि 10 साल पहले मारा था। ठीक है, तो वो रिलेवेंट नहीं माने जाएंगे। उस व्यक्ति की खुद की डेथ के बारे में ही रिलेवेंट होंगे अगर वो अपनी डेथ के बारे में बता रहा है तो, अदरवाइज नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन मेड अंडर सेक्शन 32
ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ सेक्शन 158। ठीक है, ये 158 सेक्शन के कंट्रोल में रहे। उसके बाद देखिए डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल इज अंडर सिविल और क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन रिलेवेंट माना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इट इज नॉट नेसेसरी द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट बी अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है उसको पता हो कि नहीं मैं 1 घंटे बाद मरने वाला हूँ, ठीक है, या कुछ देर बाद मैं मर जाऊंगा। तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो एक्सपेक्टेशन की डेथ है या नहीं, मतलब उसको है कि नहीं है, इसके जाने बिना ही अगर वो दे रहा है ना, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक। उसके बाद देखिए इन कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल that the law that dying declaration must be corroborated। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लैंडमार्क जजमेंट दिया था, उसमें ये बोला गया था कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि हमेशा डाइंग डिक्लेरेशन का कोरोबरेशन हो बाय द अदर एविडेंस बिफोर इट कैन बी एक्टेड अपॉन। मतलब जब भी इसको एडमिसिबल किया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इसका कोरोबरेशन हो उसके बाद ही ये एडमिसिबल हो। ठीक। उसके बाद देखिए डाइंग डिक्लेरेशन रिपोर्टेड बाय पुलिस ऑफिसर इन द फॉर्म ऑफ एफआईआर बिफोर द डेथ ऑफ ऑथर विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट एज टू मेंटल फिटनेस कैन बी ट्रीटेड एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, एक व्यक्ति है वो एफआईआर कराता है और उसके बाद मर जाता है, तो वो एफआईआर जो है उसकी डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे यूज किए जाएंगे उसके स्टेटमेंट ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन। यहाँ पर भले ही पुलिस ने रिकॉर्ड करने के पहले उससे कोई सर्टिफिकेट, मेंटल फिटनेस का कोई सर्टिफिकेट ना मांगा हो, तो भी वो चीज जो है वो एज ए बैंक डिक्लेरेशन के तौर पे एडमिसिबल की जाएगी। कुछ और केसेस हैं जैसे रतन गौर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, मोहसिन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आर वर्सेस जैकिंग। तो ये सारे कुछ केसेस हैं जो प्री में अलग अलग स्टेट्स में जो है पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है। तो ये वन लाइनर फैक्ट्स है, कहीं ना कहीं आपको प्री के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है।